सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में आप जानेंगे कि बाबा साहब तथा महात्मा गांधी के बीच एक लंबा संघर्ष रहा है, टकराव की स्थिति रही है। बाबा साहब से पूछा गया कि आखिर क्यों महात्मा गांधी के साथ टकराव तो कई लोगों का हुआ है, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ, गोखले का हुआ, हर किसी का हुआ, लेकिन वो सभी टकराव समाप्त हो गए। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच टकराव समाप्त नहीं हो रहा है? आखिर वो कौन सी असली वजह है जिस वजह से महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच टकराव समाप्त नहीं हो रहा? ये 1946 का भाषण है और इसी भाषण में बाबा साहब कहते हैं कि महात्मा गांधी के साथ हमारा एक लंबे समय से टकराव बना हुआ है, जो कि 1920 से जिक्र करते हैं। आखिर वो इतना लंबा टकराव अभी भी बना हुआ है, तो वो कौन सी असली वजह है? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक वाच कीजिए, जरूर आप जान जाएंगे। आज के विषय को गंभीरता से लीजिए मेरे साथियों। विषय है स्वराज्य के लिए मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है, हाँ स्वराज्य में हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कितना क्रांतिकारी विषय है, इससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से, पेज नंबर 8 से लेकर 11 तक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से किया जा रहा है। दही बड़ी सातारा दिनांक 15 फरवरी 1946। अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अपने स्पीच देते हुए कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ दिल्ली से करीब 1000 मील की यात्रा कर पहुँचा हूँ। ये मौका उतना ही महत्वपूर्ण है। चारों ओर अलग अलग पार्टियों की चुनावी गहमा गहमी शुरू है, लेकिन मेरे और गांधी के बीच की झगड़े की बात भारत के अखबारों में बार बार उछाली जा रही है। ये झगड़ा पिछले 25 वर्षों से यानी सन 1920 से लगातार चल रहा है। आप लोग सोचेंगे कि ये झगड़ा किस बात के लिए है? झगड़ा किस बात के लिए है? गांधी का तिलक के साथ झगड़ा हुआ, गांधी का गोखले के साथ भी झगड़ा हुआ, गांधी का सर चिमनलाल सीटलवाड़ के साथ भी झगड़ा हुआ था। अब बाकी झगड़े सभी निपट गए हैं, खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरा और गांधी के बीच का जो झगड़ा है अब भी जारी है। तब बाबा साहब कहते हैं कि आखिर किस वजह से झगड़ा ये जारी है, उसकी असली वजह क्या है? सामान्य साथियों, असली वजह जानने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के वीडियो को अंत तक सुनने के बाद शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इतना अहम संदेश बाबा साहब का जन जन तक पहुंचाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक निर्धन परिवार में जन्मा हूं। बड़ी मेहनत और लगन के साथ मैंने पढ़ाई की। आगे बड़ौदा सरकार की मदद से विलायत जाकर उपाधियां प्राप्त की, फिर नौकरी की। 2 साल बाद नौकरी छोड़कर फिर विलायत गया और बैरिस्टर तथा DSc की उपाधियां हासिल की। यानी कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में यहाँ तक आपने बहुत संक्षिप्त में बाबा साहब का जो एजुकेशन है, विदेश में जाकर बाबा साहब ने क्या क्या हासिल किया। तब बाबा साहब कहते हैं, मैंने बड़ौदा की सरकार की मदद से विलायत जाकर उपाधियां हासिल की, फिर नौकरी की और 2 साल बाद नौकरी छोड़कर फिर विलायत चले गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर आए। DSc की उपाधियां हासिल करके आए बाबा साहब। तब से समाज कार्य और व्यवसाय दोनों में मैं बड़ी ईमानदारी से करता आया हूँ। बैरिस्टर की पढ़ाई जब मैंने शुरू की थी तब हाई कोर्ट के सभी वकील ब्राह्मण और सभी सॉलिसिटर्स गुजराती थे। उसी वक्त गांधी के पास जाकर मैं अपने लिए कुछ मांग सकता था, सम्मान, केसेज, रुपया, पैसा भी पा सकता था। औरों की तरह ही मेरा निजी विवाद होता तो यह मिटाकर मैं गांधी की शरण में जा सकता था, लेकिन गांधी और मेरे बीच का विवाद
अभी तक मिटा नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं गांधी से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगना चाहता। मैं अपनी बुद्धि, अपने पुरुषार्थ तथा अपने बल के सहारे जीवन बिता रहा हूं। गांधी से मैं जो मांग रहा हूं वह आप लोगों की तरफ से और जो न्याय है वही मांग रहा हूं। गांधी के साथ मेरा ये झगड़ा अपने पूरे समाज की ओर से है और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए है। समाजी साथियों, इस बात को समझिए, बाबा साहब क्या कहते हैं। समाज के उज्जवल भविष्य के लिए झगड़ा बाबा साहब महात्मा गांधी से कर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन उन्हें उज्जवल बनाना होता तो निश्चित रूप से बहुत कुछ बाबा साहब को मिल सकता था। आप भी इस बात से वाकिफ हैं। आजकल तो सब लोग स्वराज की मांग कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि स्वराज किसका। इस प्रश्न से हमारा सवाल है कि आपका राज हम पर ही क्यों है? क्या हमें भी स्वराज और न्याय तथा अधिकार नहीं मिलने चाहिए? हिंदुओं का स्वराज कहें तो शुद्ध पेशवाई भी स्वराज ही था ना। तब बाबा साहब पेशवा युग को याद दिलाते मेरे साथियों। वही पेशवा युग जिसमें शूद्रों के, अछूतों के गले में हांडी थूकने के लिए, कमर में झाड़ू रास्ता साफ करने के लिए हुआ करता था। उस पेशवा युग की बात बाबा साहब करते हैं। कहते हैं तब तो अंग्रेज नहीं थे, मुगलों का शासन भी नहीं था, पेशवा युग था, शुद्ध ब्राह्मणों का शासन था। तब हमारे ऊपर कैसे कैसे अत्याचार किए जाते थे, हमारे समाज के ऊपर। उस बात को बाबा साहब याद दिलाते हैं। सामान्य साथियों, इसीलिए बार बार बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास बना नहीं सकती। इसलिए इतिहास जानना पड़ेगा और इतिहास जानने के लिए अंबेडकर संदेश सुनना होगा, और वही आप कर रहे हैं। लेकिन आप कर रहे हैं, समाज भी सुने, समाज भी जाने अपने इतिहास को। इसके लिए हम बार बार कहते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए। उसमें हम पर भी अनगिनत जुल्म ढाए गए। अछूत व्यक्ति का थूक रास्ते पर न गिरे, इसलिए उसके गले में मिट्टी का मटका बांधा गया और उसके चलने पर मिट्टी पर होने वाले उसके पैरों के निशान से छुआछूत न फैले, इसके लिए उसकी कमर में पीछे झाड़ू बांधा गया। पहचान के लिए उसके गले में काला धागा बांधा गया। काला धागा क्यों बांधा गया? पहचान के लिए कि ये शुद्ध है, अछूत है, अस्पृश्य है। और वर्तमान में भी अगर कोई काला, नीला, पीला धागा बांध के चलता है तो वह ये स्वयं दर्शाने की कोशिश करता है कि वह शुद्ध है, अछूत है, अस्पृश्य है। इसलिए मेरे साथियों, समाज के हर व्यक्ति को इस बात पे गौर करना चाहिए। काला पीला धागा ये बांधना बंद कीजिए। यदि आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो क्या बाबा साहब की इस बात को नहीं मानेंगे? निश्चित रूप से मानेंगे। आपने तो मान लिया क्योंकि आप जान गए कि बाबा साहब ने कहा कि गले में काला धागा इसलिए बांधा गया ताकि लोग पहचान लें कि यह अछूत आ रहा है, अस्पृश्य आ रहा है। लेकिन वो समाज जो अभी तक नहीं जान पाया है ना, सबके हाथ में मोबाइल, तो इसलिए इस संदेश को उस मोबाइल पर शेयर कीजिए। दोबारा ऐसी स्थितियां पैदा ना हो, इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं स्वराज से मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन उस स्वराज में हमें भी हिस्सा चाहिए। अधिकार की जगहों पर, मौके की जगहों पर हमारे लोगों का भी हक होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग चुनाव क्षेत्र के लिए मैं लड़ा। मेरा आग्रह था कि इस प्रश्नों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए। आखिर मेरी जीत हुई, मैंने अलग चुनाव क्षेत्र हासिल किया, लेकिन इससे गांधी के पेट में दर्द होने लगा। अस्पृश्यों को स्वाभिमान के जो हक मिले, उन्होंने यरबदा जेल में, पूना में आमरण अनशन किया और हमारे हक हमसे छीन लिए। भूल कर कहीं ये ना सोच लीजिएगा कि पूना पैक्ट से आपको अधिकार मिले। मेरे साथियों, पूना पैक्ट से आमरण अनशन के जरिए जो अलग प्रतिनिधित्व मिला था, दोहरा मताधिकार मिला था, उसको छीनने का कार्य किया गया मेरे साथियों 24 सितंबर 1932 को। इस कारण हमें बहुत कम हक मिले। बाबा साहब कहते हैं हमारे किले की दीवार को उन्होंने दरकाया
अब उस दरार को हमें संगठन का चूना मिट्टी भरकर फिर जोड़ना होगा। सरकारी अधिकारी हमारे हों, मंत्री हमारे हों, केंद्र सरकार में भी हमारे मंत्री होना जरूरी है। 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने, लेकिन गांधी का नजरिया नहीं बदला और न उनका मन पलटा। अभी हाल में गांधी मद्रास के दौरे पर गए थे। वहां किसी ने उनसे पूछ दिया कि आपके और अस्पृश्यों के बीच मनमुटाव क्यों है? तब सीधा सरल जवाब देने के बजाय गांधी ने टाल मटोल वाला जवाब दिया और कहा, अंग्रेजों ने इन्हें अधिकार की लत लगाई है। मराठा, मुसलमान, ईसाई, एंग्लो इंडियन को नौकरियां दी जाती हैं, उसमें गांधी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देखा यही गया है कि अस्पृश्यों को नौकरियां दी गई तो उन्हें कष्ट होने लगता है। हमारे लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अंग्रेज हमारी सत्ता छीनकर लोगों को सत्ता और संविधान बनाने के अधिकार देने वाले हैं। इसके लिए एक संविधान समिति बनाई जाने वाली है। हमारे विधायक वहां जाकर प्राप्त संवैधानिक अधिकारों को सतत जारी रखेंगे। हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिना किसी लाग लपेट के शिक्षा, नौकरियां, प्रतिनिधित्व, सत्ता, अलग अस्तित्व, उपनिवेश आदि मांगे और उनके सामने रखें। इस प्रश्न की अंजलि से पानी पीने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग अगर बिना किसी परवाह किए हमारी मांगे रखेंगे तो मैं उन्हें भी समर्थन दूंगा, लेकिन वे लोग अस्पृश्यों के गुलाम हैं। अस्पृश्यों के हित की ओर ध्यान दिए बगैर अपने स्वार्थ की सोचने वाले हैं। हम अगर उन्हें हराते हैं तो बहुत अच्छा ही होगा। धनवान अपने कुत्ते को जिस प्रकार पट्टे से बांधता है और इस बात का ख्याल रखता है कि उसका कुत्ता कहीं और न जाए, उसी प्रकार का पट्टा है कांग्रेस का टिकट। कांग्रेस को पास भी फटकने न दो। कांग्रेस का उम्मीदवार अपना दुश्मन है, वह दूसरों के अधीन है। हमारे लोग पराजित न हो, इस बारे में आपको जागरूक रहना होगा। परवशता कैसे नुकसानदेह होती है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। फलटन की कुछ महारों को 4 बीघा जमीन मिली थी। कुछ कारणों से वहाँ का राजा एक मंदिर में हर रोज 500 ब्राह्मणों को पंच पकवानों का भोजन कराता था। हर रोज राजमहल से वहाँ गाड़ियाँ भर भर कर खाना आता। वहाँ के महार लोग उनका जूठन खाकर गुजारा कर लेते और इसीलिए खेती नहीं करते थे। महारों की जमीन पर जंगल उगाकर मराठों ने कब्जा कर लिया। आगे 60 से 70 वर्ष के बाद राजा को समझ में आया और उसने ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद किया। महारों को भी जूठन मिलनी बंद हो गई। बाद में एक बूढ़ा अपनी जमीन वापस पाने के लिए जमीन के कागजात लेकर मुझसे मदद मांगने आया, लेकिन 1874 से पहले जमीनें गई थीं, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। इस प्रकार जूठन के कारण महारों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा और पराश्रित जीवन के कारण उनके हक चले गए। इसलिए आप सब नींद से जागिए और आंखें खुली रखिए। 1-2 साल में ही यहाँ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अंग्रेज सत्ता छोड़ देंगे तब सारी सत्ता किसी और के पास जाए, इससे पहले हमें अपना हिस्सा भी चाहिए। इसी कारण आने वाले चुनाव एक निर्णायक संग्राम की तरह है। कौरव पांडवों के संग्राम की तरह हमारे ब्राह्मणोत्तर साथी अब कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं। अब कांग्रेस और हमारी फेडरेशन के बीच झगड़ा है। हमने तय किया अगर हम एकजुट हुए तो निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी। हमेशा के लिए स्थितियों में फेर बदलाव लाना हो तो तय करना होगा कि आत्मसम्मान के साथ ही जिएंगे, भले आत्मसम्मान पाने की लड़ाई में जान भी क्यों न गंवानी पड़े। 20 साल पहले की स्थितियों और आज की स्थितियों में जमीन आसमान का फ़र्क है। उस समय 90% लोग यही कहते हैं कि हुजूर हम आपकी गौशाला में ही रह लेंगे। आज हमें से एक भी व्यक्ति कहने के लिए राजी नहीं होगा। ये खुशी की बात है, यानी कि ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया बाबा साहब ने अपने समाज के अंदर। इस बात को हमें महसूस करना होगा। पहले महारों को विधिमंडल की इमारत में झाड़ू लगाने का काम दिया जाता था, लेकिन आज मेरे 15 लोग विधिमंडल में सदस्य बने हैं। अन्य लोगों के साथ वहाँ भी सम्मान के साथ बैठते हैं। आगे चलकर वे मंत्री भी बन सकते हैं। इसीलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण या ब्राह्मणोत्तर चुनाव लड़ते हैं अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, लेकिन आप और हमें विधिमंडल में अगर जाना है तो जिस चक्की में हम पीस रहे हैं उस चक्की के खूंटे को अपने अधिकार में करने के लिए हमें वहाँ जाकर जोर जबरदस्ती और अन्याय को मिटाने का ही काम करना है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम बलवान नहीं हैं, इसलिए हमें राजनीतिक सामर्थ्य की ज़रूरत है। हमारी सहमति से ही राजपाट चलना चाहिए। इसीलिए जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है वह अपने
इस अधिकार को अमूल्य चीज समझे और इस्तेमाल करें। वोट यानी कड़े संघर्ष से प्राप्त संजीवनी मंत्र है, उसके सही इस्तेमाल से ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। वोट यानी कड़े संघर्ष से प्राप्त संजीवनी मंत्र है। इस कोटेशन को क्या आप ध्यान रखेंगे मेरे साथियों? वह अपने इस अधिकार को अमूल्य चीज समझे, बाबा साहब कहते हैं, और इस्तेमाल करे। वोट यानी कड़े संघर्ष से प्राप्त संजीवनी मंत्र है। बार बार हम इस कोटेशन को क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में लोकसभा चुनाव गतिमान है मेरे साथियों। पहले चरण का इलेक्शन हो चुका है और अब बाद बाकी चरण बाकी हैं। आपको अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि ये बात बाबा साहब कहते हैं कड़े संघर्ष से प्राप्त ये संजीवनी मंत्र है। क्या आप इस बात को ध्यान रखेंगे? क्या इस बात को वर्तमान परिदृश्य में आप सटीक मानते हैं? वोट के बारे में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। उसके सही इस्तेमाल से ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। स्वाभिमान पूर्वक जीने का वह एक सहारा है, इसकी देखभाल करें और इसी नजरिए से इन चुनावों को देखें। विधिमंडल में भी हम अल्पसंख्यक हैं। कुल 175 सदस्यों में से हमारे सदस्यों की संख्या केवल 15 है। केवल 15 है, बाबा साहब कहते हैं। इतनी संख्या के साथ काम करना कठिन है, इसीलिए 15 की जगह अब हमें 20 से 25 लोगों को चुनाव में जिताना होगा। इसलिए हम जनरल जगहों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिणी हिस्से में इनामदार को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया है। हम सब उन्हें चारों वोट देंगे, तभी हमारी जीत हो सकती है। हमारे 10,000 वोट हैं, उन्हें कम से कम 10,000 वोट मिलने चाहिए। हर किसी के 4 वोट और 4 जगह हैं, इसीलिए सब अपनी जिम्मेदारी समझे। हमारे विरोधियों के पास पैसा है, विरोधियों द्वारा कालाबाजारी से कमाया गया पैसा अब वे पाप धोने के लिए कांग्रेस को चुनाव के खातिर दे रहे हैं। हम अगर पैसों के सारे राजनीति करने लगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। हमारे अस्पृश्य लोग कांग्रेस के पीछे नहीं हैं। अन्य लोग पैसे के बहकावे में आकर कांग्रेस के पीछे पड़े रहते हैं। कांग्रेस को अगर लोग मानते तो बिना फूटी कौड़ी खर्च किए कांग्रेस का इलेक्शन हो जाना चाहिए था। 1937 में मेरे विरोधी ने 35,000 रुपये खर्च किए, मेरे केवल 900 रुपये ही खर्च हुए जितने की ज़रूरी थे, और मैं अव्वल चुनकर आया। इसमें मुझे गर्व महसूस होता है। इसलिए कहना पड़ेगा कि अगर राजनीति कोई समझ सकता है तो वह केवल अस्पृश्य ही है। अन्य लोग अपने लिए राजनीति करते हैं, उनके सामने समाज का या देश का हित का मामला नहीं होता। मैं पिछले 20 सालों से राजनीति में काम कर रहा हूं तथा इस विषय का सूक्ष्मता से अध्ययन भी करता रहा हूं। मेरी राजनीति कभी विफल नहीं रही। राजनीति को अच्छी तरह से समझा और बूझा है, इसीलिए मेरी राजनीति सच्ची, ईमानदार और स्वाभाविक है। अन्य लोग पानी के किनारे खड़े रहकर कूद फांद कर केवल आनंद लेते हैं, उनके पास तजुर्बा नहीं है। हमारी बात अलग है, इसलिए आप सब जागरूक रहकर विरोधियों के किसी भी तरह के छलावे बहकावे में न आते हुए, उनकी धमकियों से न डरते हुए समाज के उद्धार का पवित्र कर्तव्य पूरा करें। अपने चारों मत अपने ही उम्मीदवार को दें। उसे बताएं कि जो कहना था वह कहकर मैंने अपना दायित्व निभाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। सामान्य साथियों, आप बताइए, बाबा साहब का और महात्मा गांधी का जीवन में जो टकराव था वो कब से चल रहा था, कब से प्रारंभ हुआ था? मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ज़रूर याद होगा। वोट के बारे में बाबा साहब ने कौन सा बहुत अहम कोटेशन जारी किया है? दूसरा प्रश्न है। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और मुझे पूरा भरोसा है, निश्चित आप पर बहुत भरोसा है कि आप इस वीडियो को, अब तक हो सकता है आपने शेयर न किया हो, लेकिन इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएंगे, जरूर शेयर करेंगे आप। ये हम आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास के सहारे अब हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकते हैं। अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर जल्द उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।